हाय गाइस, माय नेम इज सना और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एसए स्टडी पॉइंट। और जैसे कि आप जानते हैं हम इसमें 12th क्लास का सिलेबस कवर करेंगे। तो आज हमने 3 चैप्टर पहले ही कवर कर चुके हैं, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो हम इसमें जानेंगे कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र यानी जब शीत युद्ध समाप्त हो गया था, यानी सोवियत संघ का अंत हो चुका था, उसके बाद कौन कौन सत्ता के केंद्र बनकर उभरे हैं या कौन कौन से सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है। शीत युद्ध युद्धोत्तर विश्व में विश्व पटल पर कुछ ऐसे संगठनों तथा देशों ने प्रभावशाली रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना प्रारंभ किया, जिससे ये स्पष्ट होने लगा कि यह संगठन तथा देश अमेरिका की एक ध्रुवता के समक्ष विकल्प के रूप में देखे जा सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा, शीत युद्ध के बाद यानी जब शीत युद्ध समाप्त हो गया था, शीत युद्ध के बाद विश्व पटल पर कुछ ऐसे संगठन या देश उभरकर प्रभावशाली रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आए, जिनसे कि लगने लगा कि ये अमेरिका की एक ध्रुवता को चुनौती दे सकते हैं या फिर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो हम आगे चलते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पर लिखा हुआ है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, यानी सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है कौन कौन से, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला है हमारा यूरोपीय संघ, दूसरा है आसियान और तीसरा है चीन। अब चीन भी सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों में आने लग गया है, क्योंकि चीन भी अब उभरती हुई महाशक्ति बनने लगा है। तो आगे चलते हैं हम। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए बहुत मदद की थी। ठीक है, अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए बहुत मदद की थी। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, कोई भी आपसे पूछे अगर मार्शल योजना क्या है, तो अब आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम उसके आगे चलते हैं। 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। तो 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। ठीक है, तो पहला संगठन हमें मिल गया यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, ये 1948 में बना था। ठीक है, और जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद की गई। ठीक है, इस संगठन के माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों की आर्थिक मदद की गई। अब हम आगे चलते हैं। 1957 में 6 देशों फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने रोम संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय यानी ईसी और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया। तो समझ में आ रहा होगा आपको, यूरोपीय आर्थिक समुदाय ईसी, ठीक है, और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया 1957 में। और 6 देशों ने मिलकर किया था। ये 6 देशों के नाम आपको याद रखने हैं, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, तो ध्यान दीजिएगा इस पे थोड़ा। आगे चलते हैं। जून 1979 में यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने राजनीतिक स्वरूप लेना शुरू कर दिया। ठीक है, जो जून 1989 में जो यूरोपीय पार्लियामेंट का गठन हुआ था, उसके बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने राजनीतिक स्वरूप लेना शुरू कर दिया, यानी वो अब अर्थव्यवस्था के काम नहीं देख रहा, वो आर्थिक समुदाय से बदलकर राजनीतिक समुदाय का रूप लेना शुरू कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। फरवरी 1992 में मास्ट्रिस्ट संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का गठन हुआ। ठीक है, तो हमें 3 संगठन या संघ मिल चुके हैं यहाँ पे। 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, 1957 में 6 देशों द्वारा स्थापित ईसी और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय, और जून 1989 में यूरोपीय पार्लियामेंट के तहत यूरोपीय आर्थिक समुदाय बदला। ठीक है, और फरवरी 1992 में मास्ट्रिस्ट संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का गठन हुआ। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं।
यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य, तो यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य क्या थे, इसके बारे में वो पढ़ लेते हैं। एक समान विदेश या सुरक्षा नीति। यूरोपीय संघ के गठन का मुख्य उद्देश्य, जिस उद्देश्य के साथ यूरोपीय संघ को बनाया गया था वो यही था कि एक समान विदेश व सुरक्षा नीति हो। जितने भी यूरोप के देश है सभी की एक समान विदेश नीति हो, एक समान सुरक्षा नीति हो। और सेकंड है हमारा आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग हो, यानी कोई किसी भी मुद्दे पर सभी एक साथ मिलकर जुलकर फैसला ले, ना कि जल्दबाजी में अलग अलग, सभी का सहयोग हो, सभी की हाँ शामिल हो उसमें। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आप सभी को। एक समान मुद्रा का चलन और वीजा मुक्त आवागमन। तो यूरोपीय संघ का मुख्य उद्देश्य यही था कि पहला तो था एक समान विदेश नीति हो, सुरक्षा नीति हो, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग हो सभी का, एक समान मुद्रा का चलन हो, यानी पूरे यूरोपीय देश जितने भी यूरोप के देश है सभी में एक समान मुद्रा हो, ना कि अलग अलग मुद्रा हो। और वीजा मुक्त आवागमन, क्योंकि यूरोप के देश है जितने भी यूरोप के देश उसमें आवाजाही बिना वीजा के भी हो सके, यही तो उसकी उद्देश्य था। अब हमने इसके उद्देश्य पढ़ लिया, अब हम इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। यूरोपीय संघ की विशेषताएं क्या हो सकती है, यूरोपीय संघ की विशेषताएं पढ़ेंगे अब हम। तो पहला हमारा यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया, ये भी इसकी एक विशेषता है। सेकंड पढ़ते हैं, यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने लगा। ठीक है, ये जो यूरोपीय संघ है एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करने लगा। नंबर 3, इसका अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस और अपनी एक मुद्रा है। ठीक है, आपको याद रखना है कि कौन सा ऐसा संघ है, कौन सा संगठन है जिसका अपना झंडा, गान और स्थापना दिवस और मुद्रा है, तो वो यूरोपीय संघ है और इसकी मुद्रा का नाम है यूरो। बहुत बार आपने सुना भी होगा। और फोर्थ है हमारा अन्य देशों से संबंधों के मामले में इसने काफी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति बना ली है, ये भी इसकी एक विशेषता है। और पांचवा है हमारा यूरोपीय संघ का झंडा 12 सोने के सितारों के घेरे के रूप में वहीं के लोगों की पूर्णता, समग्रता, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। यानी जो 12 सितारे दिखाए गए हैं तिरंगे के अंदर, जो तिरंगे में प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है 12 सितारों का, तो उनके मेल जोल से यही पता चलता है कि उनके वहाँ के लोगों, यानी यूरोप के जो लोग हैं, वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो सरकार है, उनके अंदर पूर्णता, एकाग्रता और समानता या मेल मिलाप कितना है। ठीक है, यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक या विशेषताएं, जो यूरोपीय संघ को ऐसे कौन से कारक है, ऐसे कौन सी विशेषताएं जो यूरोपीय संघ को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाते हैं, तो पढ़ते हैं। पहला है 2005 में ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलू उत्पादन अमेरिका से भी ज्यादा था। तो आपको याद रखना है कि कौन सी ऐसा संघ या संगठन है जो अमेरिका से ज्यादा जिसकी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो वो यूरोपीय संघ है। और दूसरा है हमारा इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन गई है। जो अमेरिकी डॉलर है ना, और उसके लिए अमेरिकी डॉलर के लिए यूरोप की मुद्रा खतरा बन चुकी है। और तीसरा है विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है। ठीक है, अगर कोई पूछे या कुछ पेपर में आ जाए बाई चांस कि किसकी विश्व व्यापार में सबसे ज्यादा अमेरिका से अधिक है, सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है, तो वो यूरोपीय संघ है, अमेरिका से ज्यादा है इसकी। और अगला हमारा इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों पर है। तो समझ में आ रहा होगा कि इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों पर है यूरोपीय संघ का। और तीसरा है इसका मतलब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, ये विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और अगला है इसका एक सदस्य देश यानी फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी राष्ट्रों की नीतियों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, जो यूरोपीय संघ का देश है ना एक फ्रांस, वो सुरक्षा परिषद यानी यूएनओ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। तो आप अभी नए आए हो, इसी साल आए हो 12th में, तो आपको शायद नहीं पता होगा, फिर मैं आपको बता दूं कि पहले जो ना पहले के टाइम पर यूरोपीय संघ के 2 देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य थे, फ्रांस और ब्रिटेन। पर फ्रांस किसी कारणवश सुरक्षा परिषद से
चला गया है या फिर शायद यूरोपीय संघ से अलग हो गया, तो इसलिए इसका एक ही देश बचा है। अब आगे चलते हैं। यूरोपीय संघ का सदस्य देश फ्रांस परमाणु शक्ति संपन्न है। तो आपको तो ये पता ही होगा कि अगर जो फ्रांस है वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है तो उसके बाद परमाणु शक्ति तो होगी, क्योंकि परमाणु संपन्न देश ही वहां का स्थायी सदस्य है। 5 देश है। अगर आपको पता है 5 देश कौन से तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है। ठीक है, तो हमने बहुत सारा चैप्टर में हम जान चुके हैं कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम पढ़ेंगे यूरोपीय संघ की कमजोरियां। अब हमने यूरोपीय संघ की विशेषताएं पढ़ ली, यूरोपीय संघ को प्रभावित बनाने वाले, शक्तिशाली बनाने वाले कारक और विशेषताएं भी पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे यूरोपीय संघ की कमजोरियां क्या है, एग्जैक्टली इसकी कमजोरियां है क्या। इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है, जैसे इराक के मामले में हुई थी। तो आपको ये पता होगा कि इराक पर हमले के मामले में यूरोपीय संघ का एक देश उसके पक्ष में था और दूसरा देश उसके विपक्ष में था और एक पक्ष में था। तो कौन कौन से 2 देश हैं आप कमेंट में बताना नीचे। ये सेकंड सवाल है आज का। तो ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तो पहले आपको ये बता दूं आगे चलने से पहले कि यूरोपीय संघ की अपनी मुद्रा तो है जिसका नाम यूरो है और उसके पास अपना झंडा और राष्ट्रीय गान, स्थापना दिवस भी है, पर जो उसके जितने भी देश है ना उनकी सुरक्षा नीति और विदेश नीति अलग अलग है, जो कई बार खिलाफ भी हो जाती है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ। आगे चलते हैं। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने यानी यूरोपीय मुद्रा यूरो को लागू करने को लेकर नाराजगी है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, कमजोरी है। डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का विरोध किया है। ठीक है, डेनमार्क और स्वीडन ने इसे मानने से इनकार कर दिया था, विरोध किया है, इसका भी विरोध कर रहे होंगे, पता नहीं है। यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश अमेरिकी गठबंधन में हैं। दोबारा पढ़ेंगे। यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश अमेरिकी गठबंधन में थे। ठीक है, जो बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो पहले शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी गठबंधन में थे, जो कि अब यूरोपीय संघ में शामिल हो गए हैं। ठीक है, अगला पढ़ेंगे। ब्रिटेन यूरोपीय संघ से जून 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अलग हो गया है। ठीक है, यही मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब फ्रांस की स्थायी सदस्यता की बात चल रही थी, तो ब्रिटेन भी पहले था इसका सदस्य, पर वो जून 2016 में किसी जनमत संग्रह के कारण अलग हो गया। ठीक है, अब आगे चलेंगे। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी आसियान। तो आसियान क्या है, पढ़ेंगे इसके बारे में। अगस्त 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। तो ठीक है, आपको याद रखना है कि आसियान की स्थापना अगस्त 1967 में 5 देशों ने मिलकर की थी और वो 5 देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, सेकंड पढ़ेंगे। बाद में ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया को शक्ति को शामिल किया गया। कंबोडिया की शक्ति को शामिल किया गया और इनकी सदस्य संख्या 10 हो गई। तो ये अक्सर पेपर में इस तरीके से आता है कि 5 आसियान के 5 संस्थापक देश और 5 पुराने नए देश बताइए। तो इसलिए इसके टोटल 10 देश है और जब पेपर में आएगा तो लिख दीजिएगा अलग अलग। और आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, आसियान के मुख्य उद्देश्य। ठीक है, जो आसियान के मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पहला है सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज करना। जितने भी सदस्य देश हैं उनके आर्थिक विकास को तेज करना, ये आसियान की एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है आसियान का। तो इससे पहले हम यूरोपीय संघ के बारे में पढ़े थे, आप यूरोपीय संघ को साइड कर दीजिएगा।
अब हम आसियान के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आसियान के मुख्य उद्देश्य हैं सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज करना, और इसका दूसरा उद्देश्य क्या है, इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना, यानी आसियान के द्वारा अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को हासिल करना। और तीसरा है कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करके क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एसएस स्टडी पॉइंट, और हमारा एक नेक्स्ट यूट्यूब चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।